हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। माइटोसिस वह डिवीजन होता है, वह विभाजन होता है जिसमें एक माता कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका के समान होती है। अर्थात समसूत्री यानी कि माइटोसिस डिवीजन वह विभाजन होता है जिसमें समान गुणसूत्र रखने वाली दो डॉटर सेल पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक मदर सेल से, एक माता कोशिका से। जो माइटोसिस टर्म है वो फ्लेमिंग ने यूज किया था, उन्होंने यूज किया था, प्रयुक्त किया था और कॉइंड किया था। लेकिन इसकी जो डिटेल स्टडी थी वो स्नाइडर ने की थी। और ये बेसिकली माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल में या वेजिटेटिव सेल में यानी कि कायिक कोशिकाओं में होता है। जो बॉडी की संरचना बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें जर्म सेल और जेनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिकाएं कहते हैं। माइटोसिस डिवीजन को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट मटेरियल होता है, सबसे अच्छा मटेरियल होता है, वो ऑनियन यानी कि प्याज की रूट टिप यानी कि जो मूल शीर्ष की जो कोशिकाएं होती हैं, जो विभज्योतक ऊतकों से बनी होती, विभज्योतक सेल से बनी होती हैं, वो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है माइटोसिस को स्टडी करने के लिए। अब जो माइटोसिस है, दो माइटोसिस डिवीजन के बीच में इंटरफेज अवस्था आती है, और एक इंटरफेज और एक माइटोसिस मिलकर सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र बनाती है। इंटरफेज बहुत ही एक्टिव स्टेज होती है सेल की, लेकिन उसके अंदर होने वाले जो चेंजेस होते हैं वो माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इसको रेस्टिंग फेज बोलते थे, लेकिन अब इस फेज को मोस्ट एक्टिव फेज, सबसे सक्रिय अवस्था कहते हैं सेल साइकिल की। और इंटरफेज में जो मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है सेल का, वो कम होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि वो बढ़ जाता है मेटाबॉलिज्म। अब जो हार्वर्ड एंड पेल्क ने इंटरफेज को 3 सब स्टेज में डिवाइड किया। G1, S और G2। G1 का मतलब फर्स्ट गैप पीरियड होता है, डीएनए सिंथेसिस से पहले अवस्था होती है, इसलिए इसको प्री डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं, यानी कि डीएनए संश्लेषण से पूर्व की अवस्था, पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था, फर्स्ट गैप पीरियड भी बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी अवस्था होती है जो 12 घंटे लेती है ह्यूमन सेल्स के एक जो कल्चर में, 12 घंटे में ये कंप्लीट होती है। और जो इंटरफेज होती है उसमें जो जीवन फेज है वो 12 घंटे में कंप्लीट होती है। 24 घंटे की एक लाइफ साइकिल होती है जो कल्चर में मनुष्य की सेल्स होती हैं, उसमें से 12 घंटे जो होते हैं वो जीवन फेज के होते हैं। G2 फेज जो होती है वो सेकेंड गैप पीरियड होता है, 3 से 12 घंटे का होता है। और S फेज जो होती है 6 से 10 घंटे की होती है। और M फेज यानी कि माइटोसिस फेज जो उसके बाद आएगी वो 1 घंटे की होती है, 1 आवर। ये 12 घंटे की, जो ये वाली होती है 6 से 10 घंटे की। और ये जो G2 फेज होती है वो 3 से लेकर 12 घंटे की हो सकती है। अब जो G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट चेंजेस G1 फेज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो G1 फेज है, इस फेज में सेल ऑर्गेनील यानी कि कोशिकांगों की संख्या बढ़ती है, कोशिकांग का नंबर बढ़ता है। दूसरा, सेल तेजी से विभिन्न प्रकार के आरएनएज का निर्माण करती है, विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण करती है, जिससे विभिन्न प्रकार की प्रोटीनों का संश्लेषण होता है।
प्रोटीनों के बनने से नए प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव का संश्लेषण होता है, और जो सेंट्रियोल होते हैं वो जो सेल ग्रोथ होती है वो जीवन फेज में सबसे ज़्यादा होती है, और जो नेक्स्ट फेज होगी एस फेज में, उसमें 3 मेन घटनाएं घटती हैं। पहली क्या है कि एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन इसमें संश्लेषित होती हैं, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है कि लेट एस फेज में सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन होता है। जो एनिमल सेल्स होती हैं, जंतु प्राणी कोशिका, उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है इसमें वो डीएनए का संश्लेषण होता है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और लेट एस फेज में सेंट्रियोल का संश्लेषण होता है अगर वो एनिमल सेल है। जो G2 फेज है, जो G2 सेकेंड गैप पीरियड, और इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं क्योंकि डीएनए संश्लेषण के बाद की अवस्था है। तो इस अवस्था के अंदर जो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनील्स फिर बढ़ते हैं, यानी कोशिकाओं का नंबर फिर बढ़ता है। फाइनल प्रिपरेशन, जो फाइनल तैयारी होती है सेल डिवीजन की, वो इसी में होती है, यानी कि एक्चुअल प्रिपरेशन होती है। और इस फेज में 2 घटनाएं और घटती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले ट्यूबुलिन प्रोटीन जैसी सब्सटेंसेस का संश्लेषण होता है, क्योंकि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स यानी कि तुर्क सूत्रों के निर्माण में यूज होते हैं डिवीजन फेज में। और दूसरा, जो ये माइटोसिस या कोई भी डिवीजन होता है उसमें बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, इसलिए एटीपी का संश्लेषण होता है इस फेज में। सेल स्टोर करती है एटीपी। तो इस वाले फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है वो है फाइनल प्रिपरेशन होती है। इसके बाद जो सेल ऑर्गेनील्स उनका नंबर बढ़ता है, कोशिकाओं का नंबर बढ़ता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जैसी पदार्थों का संश्लेषण होता है और एटीपी का स्टोर होता है। कभी कभी कुछ सेल्स जीवन फेज से निकलकर या सेल साइकिल से निकलकर एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, जिसको G0 या G0 फेज बोलते हैं। इसको हम G0 या G0 फेज बोलते हैं। अब G0 फेज में क्या होती है कि सेल G0 स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि G0 स्टेट जो होती है, G0 स्टेट जो होती है, वो क्या डिनोट करती है कि सेल का सेल साइकिल से रिमूवल, यानी कि वहां से वो हटना, यानी कि वो सेल जो है वो सेल साइकिल से क्या होती है, वहां से वो हट जाती है, अलग हो जाती है, यानी कि वो एग्जिट हो जाती है, वहां से वो उस सेल साइकिल से निकल जाती है। और जो G0 फेज होती है वो एक सेलुलर स्टेट होती है जो आउटसाइड द रेप्लिकेटिव सेल साइकिल के बाहर की स्टेज होती है। अर्थात जो नॉर्मल सेल साइकिल है उससे जो सेल होती है वो बाहर निकल जाती है और अब वो डिवीजन होना उसमें बंद हो जाता है। G0 फेज जो होती है वो कई जगह दिखाई देती है। G0 से जो है वो हार्ट सेल में दिखाई देती है, हृदय की कोशिकाओं में दिखाई देती है, नर्व सेल्स में दिखाई देती है, यानी कि न्यूरॉन्स टाइप की सेल्स में दिखाई देती है, और कुछ आईज की सेल में, आंखों की सेल्स में भी G0 स्टेज दिखाई देती हैं। इसके बाद जो डिवीजन फेज होता है यानी कि M फेज होता है, उस डिवीजन फेज में जो डिवीजन फेज है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। पहले फेज में केंद्रक विभाजन होता है, दूसरे में कोशिका द्रव विभाजन होता है। इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। काइनेसिस माने डिवीजन और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस के लिए लगाते हैं कैरियोन वर्ड, और ये कहलाता है साइटोकाइनेसिस।
अब जो काइरोकाइनेसिस है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको पूर्वावस्था बोलते हैं, इसको मध्यावस्था बोलते हैं, इसको पश्चावस्था बोलते हैं और इसको अंत्यावस्था बोलते हैं। टीलोफेज को, यानी कि अंत अवस्था या लास्ट अवस्था होती है। अब जो कैरियोकाइनेसिस टर्म था वो स्नीडर ने यूज़ किया था और वाइटमैन ने साइटोकाइनेसिस टर्म यूज़ किया, डिवीज़न का अध्ययन किया उन्होंने। तो जो स्नीडर है उन्होंने कैरियोकाइनेसिस का अध्ययन किया और वाइटमैन ने साइटोकाइनेसिस का अध्ययन किया। अब जो प्रोफेज अवस्था होती है, यानी कि जो पूर्वावस्था होती है, वो सबसे बड़ी अवस्था होती है। इंटरफेज अवस्था में जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला उपस्थित होती है। क्रोमोसोम उपस्थित नहीं होते, सिंपल क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है प्रोफेज के अंदर, वो 3 घटनाएं घटती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, लुप्त होने लगती है, लुप्त हो जाती है। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस लुप्त हो जाता है और क्रोमोसोम संघनित होकर, कंडेंस्ड होकर गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं। तो जो प्रोफेज है, इंटरफेज के बाद जब प्रोफेज आती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती है उसमें सबसे पहले कि सेल जो होती है वो, ये तो सबसे बड़ी अवस्था है प्रोफेज। जो फर्स्ट स्टेज है जो G2 फेज के बाद आती है, यहां पर सबसे पहले सेंट्रियोल जो होते हैं, अगर वो एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं और एक सेंट्रियोल यहां आएगा, एक सेंट्रियोल इस पोल की तरफ आएगा। तो सबसे पहले सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद जो सेंट्रियोल होते हैं, इन सेंट्रियोल से जो एस्टर्स निकलने लगते हैं, यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनके जेल बनने से, जेलेशन से रेज बनने लगती हैं, किरणें बनने लगती हैं, जिन्हें हम एस्टर रेज बोलते हैं। और इन एस्टर के कारण, क्योंकि इसमें यहाँ एस्टर रेज बन रही हैं, एस्टर किरणें बन रही हैं, तो जंतु यानी कि प्राणी में जो माइटोसिस होता है हम उसे एस्ट्रल या एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। जबकि प्लांट्स में चूंकि सेंट्रियोल नहीं होते, एस्टर्स वहाँ नहीं बनते हैं, इसलिए वहाँ पर उसको एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। अब एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन जिलेशन ऑफ प्रोटीन के कारण होता है, जो सेंट्रियोल के चारों तरफ जेल बना लेती है प्रोटीन। लेट प्रोफेज आते आते, यानी कि प्रोमेटाफेज बोल देते हैं इसको, तो लेट प्रोफेज आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, यानी कि केंद्रक कला लुप्त हो जाती है। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका लुप्त हो जाती है और क्रोमोसोम्स कंप्लीटली बन जाते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। अगर हम सेल को प्रोफेज के अंत में माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहां पर गोल्जी कॉय यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अंतःप्रदावी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला आदि संरचनाएं दिखाई नहीं देती हैं। तो 3 मेन घटनाएं प्रोफेज में क्या होती हैं कि क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं, केंद्रिका लुप्त हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लुप्त हो जाती है। एस्टर रेज का निर्माण होगा अगर प्राणी सेल्स है तो, और एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा और एस्ट्रल माइटोसिस इसको बोलते हैं। अब जो दूसरी अवस्था आती है वो होती है मेटाफेज यानी कि मध्य अवस्था। इसमें 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे हम, अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज में। जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना मेटाफेज में घटती है कि क्रोमोसोम्स यहां पर सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं, सबसे ज्यादा संघनित होते हैं। इसीलिए माइटोसिस का मेटाफेज जो अवस्था होती है, मेटाफेज अवस्था सबसे उपयुक्त अवस्था है, सूटेबल स्टेज है सेल के अंदर गुणसूत्रों की यानी कि क्रोमोसोम्स की स्टडी करने के लिए।
तो क्रोमोसोम्स यहां पर बीचों बीच, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, इस इक्वेटर पर अरेंज होने लगते हैं और दो प्रकार के यहां पर फाइबर्स दिखाई देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूअस, जिसे सपोर्टिंग फाइबर्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं डिसकंटिन्यूअस, जिन्हें हम क्रोमोसोमल फाइबर्स बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? असतत बोलते हैं इनको हम, असतत, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत। असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रियोल से लेकर क्रोमोसोम्स तक आते हैं, एस्टर से लेकर क्रोमोसोम्स तक आते हैं, ये वाला और ये वाले जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये होते हैं डिसकंटिन्यूअस, यानी कि जो क्रोमोसोम से पोल्स तक जाते हैं। दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस और सपोर्टिंग फाइबर्स, जो एक पोल से दूसरे पोल तक आते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस और सपोर्टिंग फाइबर्स। तो क्रोमोसोमल फाइबर्स यानी कि डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स की सहायता से क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पर, इक्वेटर प्लेट पर लगने लगते हैं और अरेंज होने लगते हैं, इसे हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। अब जो वास्तव में क्रोमोसोम के जिस पॉइंट से ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, उसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से क्रोमोसोमल और काइनेटोकोर जो फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाद में, और जिससे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जो सेंटर पर, इक्वेटर पर जो आते हैं, और जो क्रोमोसोमल और काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करके इनको कहाँ लाते हैं? क्रोमोसोम्स को इक्वेटर प्लेट पर लाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। अब जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन के और 3% आरएनए से बने होते हैं। अब जो मेटाफेज प्लेट जो होती है उस पर लार्ज क्रोमोसोम, जो बड़े क्रोमोसोम होते हैं वो परिधि की तरफ होते हैं, और जो छोटे क्रोमोसोम होते हैं वो केंद्र की तरफ होते हैं, सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेंट्रोमियर जो होता है वो इक्वेटर पर प्रेजेंट होता है, आर्म जो होती है वो डायरेक्टेड रहती है पोल्स की तरफ को। क्रोमोसोमल फाइबर्स में पोलैरिटी होती है, दैट इज वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड शो करते हैं। मेटाफेज में जो ईच क्रोमोसोम होता है, प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है वो स्प्लिट होता है लेंथ वाइज। जब प्रोफेज में क्रोमोसोम होता है तो उसमें एक ही क्रोमैटिड होता है, ये एक प्रोफेज का क्रोमोसोम होता है और इसमें एक ही क्रोमैटिड होता है। लेकिन जब मेटाफेज आता है तो इसमें जो मेटाफेज का जो क्रोमोसोम है वो यहाँ से स्प्लिट होता है, यानी कि यहाँ से रप्चर होता है, यहाँ से वो टूटता है और वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो क्रोमोसोम है वो लगभग 2 भागों में डिवाइड दिखाई देता है, और इसको हम जो क्रोमोसोम का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिवीजन कहते हैं, मैट्रिक्स का विभाजन होता है। लेकिन सेंट्रोमियर अभी भी रप्चर नहीं होता, स्प्लिट नहीं होता, नहीं टूटता है। यानी कि अब यहां पर 2 क्रोमैटिड्स है, एक क्रोमैटिड ये होता है और दूसरा क्रोमैटिड ये होता है। क्रोमैटिड 1 और क्रोमैटिड 2, 2 क्रोमैटिड्स में बढ़ जाता है, जो आगे जाकर 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो क्रोमोसोमल फाइबर्स जो होते हैं इसको बीच में लेकर आते हैं। 2 क्रोमैटिड्स जो होते हैं एक क्रोमोसोम्स के, वो अब एक दूसरे से रिपल करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, दूर भागेंगे। और जो आर्म्स होती है क्रोमोसोम की, जो भुजाएं होती है, जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम्स की, ये पोल की तरफ होती है, अपोजिट पोल की तरफ जाती है। कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, वो कंप्लीट हो जाता है। जो संघनन होता है क्रोमोसोम्स का, यानी कि सिकुड़ना होता है, जो कंस्ट्रिक्ट होना होता है, वो अब कंप्लीट हो जाता है। तो मेटाफेज में 2 मेन घटनाएं क्या घटती हैं कि क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस्ड होते हैं, अर्थात सबसे अधिक संघनित होते हैं, इसलिए बेस्ट स्टेज होती है इनके अध्ययन की। और जो फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, उसकी सहायता से ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों से अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर डिसकंटिन्यूअस और सपोर्टिंग और कंटिन्यूअस फाइबर्स। अब
एनाफेज जो होती है सबसे छोटी अवस्था होती है एम फेज की, सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रोफेज और सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। एनाफेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है वो क्या होता है कि सेंट्रोमियर यहां से स्प्लिट होता है, यहां से टूटता है, और सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से जो पहले दोनों आपस में जुड़े हुए थे अब वो दोनों अलग अलग आते, दो क्रोमैटिड्स जो अलग प्रेजेंट थे अभी तक यहां पर, वो यहां पर टूटे। सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है एनाफेज में कि सबसे छोटी अवस्था है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है, और इसमें सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग होती है। क्रोमोसोम में स्प्लिटिंग कहां होती है? मेटाफेज में, और एनाफेज में सेंट्रोमियर्स में स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स के मैट्रिक्स में तो स्प्लिटिंग हो जाती है, लेकिन जो सेंट्रोमियर होता है उससे अभी भी वो दोनों जो अलग अलग पार्ट है अभी भी जुड़े हुए होते हैं। अब सेंट्रोमियर जो होता है ईच क्रोमोसोम्स का, यानी कि हर क्रोमोसोम का, प्रत्येक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो अब यहां पर टूटता है। इसे हम डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहते हैं, यानी सेंट्रोमियर विभाजन बोलते हैं। अब जो क्रोमोसोम की जो संख्या है यहां पर अब वो डबल हो जाती है, यानी कि अगर किसी सेल में यहां पर 10 क्रोमोसोम थे तो यहां आते आते 20 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अगर हम अपनी बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, तो यहां पर 92 हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स की संख्या यहां पर डबल हो जाती है, क्योंकि जो पहले एक क्रोमोसोम था वो टूटकर 2 क्रोमोसोम में बढ़ जाता है। दूसरी जो बात है यहां पर मेन घटना क्या घटती है कि अब जो यहां पर स्प्लिटिंग हुई है सेंट्रोमियर की, जिससे एक पार्ट जो था वो 2 भागों में बढ़ जाता है, उसमें से आधे क्रोमोसोम यानी कि टोटल के डबल के हाफ, यानी कि टोटल कुल जितने क्रोमोसोम उस स्पीशीज में होते हैं, जैसे 46 है तो 46 क्रोमोसोम ऊपर की तरफ मूव करते हैं एक पोल की तरफ, और 46 क्रोमोसोम दूसरे पोल की ओर मूव करते हैं। यानी कि अगर टोटल 10 क्रोमोसोम थे किसी सेल में तो 10 क्रोमोसोम एक पोल की ओर मूव करेंगे, 10 क्रोमोसोम दूसरे पोल की ओर मूव करेंगे, क्योंकि यहां पर आते आते जो क्रोमोसोम नंबर था वो डबल हो जाता है। लेकिन ये मूव करते कैसे हैं, ये इनका जाना कैसे होता है? तो जो इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं अब वो इनके बीच में बनते हैं, यहां पर जो है इंटरजोनल फाइबर्स बनते हैं। तो जो इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, यानी कि वो फैलते हैं और वो पुश करते हैं क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। जो इंटरजोनल फाइबर्स है वो अब क्या करते हैं? फैलते हैं, एक्सपेंड होते हैं, जिससे वो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की ओर पुश करते हैं, धक्का देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पुशिंग। पुश करना तो पुशिंग बोलते हैं इसको। जबकि जो क्रोमोसोमल फाइबर्स थे, कहां है क्रोमोसोमल फाइबर्स? ये वाले, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स जो है। तो जो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सिकुड़ते हैं, और सिकुड़ने के कारण तो जो ये वाला है, ये वाला जब ये सिकुड़ेगा तो ये इसको इधर खींचेगा, इधर वाला जो होगा वो ऊपर जो इससे बना होगा जो टूटकर ये वाला इसको ऊपर खींचेगा, तो इसको बोलते हैं पुलिंग। तो इंटरजोनल फाइबर एक्सपेंड होकर उसको पुश करते हैं, इसे पुशिंग बोलते हैं, और जो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं वो क्या करेंगे? श्रिंक होंगे, सिकुड़ेंगे, सिकुड़कर कॉन्ट्रैक्ट होकर ये क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ, इधर वाले इधर खींचेंगे, इधर वाला इधर खींचेंगे, इसको क्या बोलते हैं? पुलिंग। तो पुशिंग और पुलिंग के कारण क्रोमोसोम यहां से अलग अलग पोल के हो जाते हैं, आधे क्रोमोसोम ऊपर आधे क्रोमोसोम नीचे। अब जो पुशिंग और पुलिंग है इनके लिए, या जो क्रोमोसोम्स के एक पोल से दूसरे पोल के जाने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और 30 एटीपी, लगभग 30 एटीपी की आवश्यकता होती है एक क्रोमोसोम को एक पोल की ओर ले जाने के लिए। यानी कि टोटल जो क्रोमोसोम होंगे उनके क्रोमोसोम से, हर क्रोमोसोम से के लिए 30 एटीपी यूज होते हैं। तो जितने क्रोमोसोम्स ज़्यादा होंगे उतनी ही एटीपी उसमें ज़्यादा लगेगी। अब जो सेंट्रोमियर होता है, उसका सेंट्रोमियर का जो फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके विपरीत ध्रुवों पर जाने का जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, उसके लिए आवश्यक होते हैं। जो लास्ट स्टेज है वो है टीलोफेज, यानी कि अंत्य अवस्था। टीलोफेज अवस्था इस प्रोफेज अवस्था की अपोजिट होती है, उल्टी होती है, इसलिए इसको रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं। जो घटना यहां पर घटती है उसका रिवर्स होता है। यहां पर क्या हुआ था कि जो क्रोमोसोम है उन्होंने कंडेंस्ड होकर, संघनित होकर गुणसूत्र बनाए थे। यहां पर उल्टा होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं
इस पोल पर पहुंचे हुए और इस पोल पर पहुंचे हुए जो क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र हैं, वो अब डीकंडेंस्ड हो गए, अर्थात वो अब कंडेंस्ड नहीं होंगे, कंडेंस्ड से उल्टा होंगे, यानी कि वो अब पास पास नहीं आएंगे, सिकुड़ेंगे नहीं, एक्सपैंड होंगे, और उनका जो डीकंडेंसेशन है उसके द्वारा अब ये वापस क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर भी क्रोमैटिन बन जाएंगे, इस पोल पर भी, यहां पर भी क्रोमैटिन बन जाएंगे। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है, हर पोल पर पहुंचे हुए जो क्रोमोसोम का जो ग्रुप था उसके चारों तरफ केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, यहां पर भी बनेगी, यहां पर भी बनेगी, और जो न्यूक्लियोलस था यानी केंद्रिका थी वो वापस दोबारा से बन जाता है, और इस प्रकार से कि जो एक सेल है उसके अंदर दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद जो सेल में इंटरफेज अवस्था के बाद माइटोसिस फेज आई, माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस आया, अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस आती है। अब जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट में और एनिमल में अलग अलग प्रकार से होती है। एनिमल सेल में जो ये दो अलग अलग पोल पर जो न्यूक्लियस बने हैं, केंद्रक बने हैं, तो उनमें अब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर इसको दो भागों में डिवाइड करेगा। पहली बात तो ये लेट एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो सेल का डिवीजन है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है, कोशिका द्रव का जो विभाजन है, वो लेट एनाफेज आते आते स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अब जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में यानी कि प्राणी कोशिका में सेल वॉल ना होने के कारण अब यहां पर खांच यानी कि फरो मेथड से ये डिवाइड होगा। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो यहां इक्वेटर पर, मिड यहां पर इकट्ठा होने लगते हैं, अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर, और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो मिड बॉडी में यानी कि जो मध्य भाग में जो बॉडी बनती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से अब यहां पर एक फरो दिखाई देने लगता है। वो अब कैसे दिखाई देगा? अब जो है फरो दिखाई देता है, खांच दिखाई लगता है, और ये खांच आगे को बढ़ती है और बढ़ने के बाद अब ये सेल को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो ये सेल फरो मेथड से एनिमल की सेल डिवाइड हो जाती है, दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। तो जो बीच में यहां पर मिड बॉडी बनती है वो इसको दो भागों में डिवाइड कर देती है। लेकिन प्लांट्स में यानी कि पादप कोशिकाओं में रिजिड सेल वॉल, एक दृढ़ कोशिका भित्ति होने के कारण इस तरह का सेल फरो मेथड उसमें नहीं हो सकता। इसीलिए वहां पर क्या होता है, सबसे पहले कि जो न्यूक्लियस है, दोनों पोलों पर जो न्यूक्लियस बने तो बीचों बीच इक्वेटर पर यहां पर सेल प्लेट बनने की स्टार्ट होगा, सेल प्लेट बननी स्टार्ट होगी यहां पर। तो यहां पर जो सबसे पहले गोल्जी जो वेसिकल्स होती है, गोल्जी की जो गोल्जी बॉडी की यानी कि गोल्जी काय की जो वेसिकल्स होती है वो, और जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो यहां पर अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर, इसे बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। अब ईआर की जो वेसिकल्स हैं वो भी इसमें इकट्ठा हो सकती हैं, वो भी इसके साथ आकर जुड़ सकती है, और ये तीनों मिलकर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। अब सेल प्लेट बनने के बाद अब जो गोल्जी वेसिकल्स होती हैं वो सिक्रीट करती है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। ये जो मिडिल लेविला होती है सेल वॉल के ऊपर, उसका मेन अवयव होते हैं कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। तो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का स्रावण करती है कौन, गोल्जी की वेसिकल यहां पर, और आगे जाकर सेल प्लेट जो होती है वो मिडिल लेविला में परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, और इस प्रकार से ये सेल प्लेट अब इस सेल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी और सेल जो होती है वो विभाजित होकर दो बना लेती है। अब जो माइटोसिस
यानी कि समसूत्री विभाजन, उसका महत्व क्या है? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि विकास। प्रत्येक जीव का जो विकास होता है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं, उनके अंदर लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। दो युग्मकों के फ्यूजन से, दो युग्मकों के संलयन से एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज यानी कि जाइगोट कहते हैं। और इसी एक कोशिकीय सिंगल सेल जाइगोट से संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। तो जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, उसमें जो विभाजन होते हैं वो समसूत्री विभाजन होते हैं, और समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर लगातार नई सेल्स बनती है, जिससे ऑर्गेनिज्म की, जीव की बॉडी का निर्माण होता है। दूसरा, ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसके लिए जो विभाजन यूज होता है वो समसूत्री होता है। तीसरा, रिपेयरिंग। जो बॉडी में टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत के लिए जो सेल्स में विभाजन होता है वो माइटोसिस होता है। चौथा, पुनरुद्भवन यानी कि रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब होता है एक्सीडेंटली किसी बॉडी का, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई पार्ट कटकर अलग हो जाता है तो वो दोबारा से आ जाता है, या उस कटे हुए पार्ट से एक संपूर्ण ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया में और इकायोडर्म्स आदि में रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन बहुत अधिक होता है। तो वहाँ पर जो डिवीज़न होता है वो भी रीजेनरेशन में जो डिवीज़न होता है वो भी समसूत्री यानी कि माइटोसिस होता है। पांचवा, जो पैतृक लक्षण होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको बरकरार रखने का काम समसूत्री विभाजन से होता है। क्योंकि समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन से एक मदर सेल से, एक माता कोशिका से दो समान प्रकार की पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें समान गुणसूत्र होते हैं, समान जेनेटिक मटेरियल होता है, समान उनके लक्षण होते हैं। इसीलिए जो कायिक जनन से रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे केला है या कोई अन्य जंतु है, तो उसमें जो माइटोसिस डिवीजन से जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने जो मदर सेल या जो मदर ऑर्गेनिज्म या पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसके जैसा होता है। तो इस प्रकार से जो माइटोसिस है, उस माइटोसिस के जो सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शंस हैं या उसके जो महत्व है वो एक तो ऑर्गेनिज्म के निर्माण में, दूसरा उसकी बॉडी के ग्रोथ में, वृद्धि में, तीसरा रिपेयर में, चौथा रीजनरेशन में, और पांचवा पैतृक लक्षणों के संरक्षित करने, पैतृक लक्षणों को आगे बरकरार रखने में होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।